वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि यूपीपीएससी प्री एग्ज़ाम टल चुका है, लेकिन हम लोग रिवीजन क्लासेस कर रहे थे, तो मैं चाहती थी कि जो बच्चे न्यू मेरे साथ जुड़े हुए हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस प्रॉपरली चलते रहें। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर। कुछ बच्चे न्यू भी हैं इस चैनल पर, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें हम लोग जीएस सेक्शन कवर करते हैं। जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हो। यूपीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, विजिट करेंगे आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। टॉप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यूपीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए। अब ये देखिए, जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वो चाहे आर का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जीएस सब में सेम ही पूछा जाता है। तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं वो क्लास करा रही हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होते हैं, और जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इनमें निजी कार्य की अनुमति भी होती है। लेकिन जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं इसमें सरकारी नियंत्रण होता है, परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति होती है। तो इसमें जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में इसमें सरकार का नियंत्रण तो रहता है, लेकिन जो बाह्य वाला क्षेत्र है उसमें निजी कार्य की अनुमति होती है। और आप देखेंगे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इनमें भी आपको निजी कार्य की अनुमति दी गई है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होते हैं, इनमें अनुमति नहीं होती है। ठीक है। सेकंड देखिए कि जो राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क होते हैं ये किसी विशिष्ट पशु जैसे बाघ हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया, हाथी या गैंडा, इनके लिए संरक्षित करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। और जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये जीवों की प्रजाति की जो विविधता है इनको संरक्षित करने के लिए या फिर इनका संरक्षण करने के लिए ये बनाए जाते हैं। और जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है संपूर्ण स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में किसी विशिष्ट पशु का, वन्यजीव अभ्यारण्य में आप देखेंगे जैव विविधता का, और आप जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देखेंगे इसमें संपूर्ण जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक होती है। जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं उनमें गैर व्यावसायिक प्रकृति की मानव गतिविधियां जैसे कृषि, जैविक खेती, काष्ठ दोहन या शहद, फिर फल या फिर कंद एकत्र करना आदि वन्यजीव अभ्यारण्यों में सीमित सीमा में की जा सकती है। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर आप देखेंगे बफर जोन होता है, इसमें अनुसंधान, पर्यावरण शिक्षा और पर्यटन जैसी मानवीय गतिविधियों की भी अनुमति होती है। तो ये डिफरेंसेस हो गए कुछ बायोस्फीयर रिजर्व में कि मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। नेशनल पार्क की सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक और विधिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य में आप देखेंगे इसकी सीमाओं का निर्धारण स्पष्ट नहीं होता है। और जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं इसकी सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक और विधिक प्रक्रिया द्वारा होता है, इसमें दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। नेशनल पार्क में पर्यटन की अनुमति होती है, और आप देखेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य में भी पर्यटन की अनुमति होती, लेकिन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पर्यटन प्रतिबंध होता है। इन तीनों के क्षेत्रों का जो प्रबंधन है वो वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हम लोगों ने देखे वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। अब अगली लिस्ट हम लोग देखेंगे जिसमें पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जिनसे अक्सर ही प्रश्न बनते हैं। जैसे कि पहला फैक्ट है, इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी चार्ल्स एल्टन ने। फिर बात करते हैं आहार श्रृंखला की, और इसमें आप देखेंगे आहार श्रृंखला जितनी छोटी होगी उपलब्ध ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है, ये किस डिग्री सेल्सियस पे पूछा गया है? तो 30 डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश संश्लेषण अर्थात
फोटोसिंथेसिस सर्वाधिक होता है। फिर याद कीजिए, भारत में जो मैंग्रोव वन है इन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ सदापर्णी वन और पर्णपाती वन तीनों का एक ही साथ संयोजन आप कहाँ पर देखेंगे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। भारत में कुल वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का है। आप देखेंगे इंडिया में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस ज़्यादातर फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा ही वेजिटेशन है। और इसके बाद आप देखेंगे फिर हैं ये जो मैंग्रोव वन आपने देखे, ये सबसे कम पाए जाते हैं, जहाँ पर भी ज्वारीय पानी, समुद्री पानी होता है, खारा पानी होता है। तटीय वाले क्षेत्रों पे आपको मैंग्रोव वन मिलेंगे। इसके साथ साथ सदापर्णी वन और पर्णपाती दिए गए हैं। कुछ होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट जिनकी पत्तियां वर्ष भर हरी भरी रहती हैं, और उसके साथ साथ कुछ होते हैं जो एक विशेष मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उन्हें पर्णपाती बोलते हैं। तो ये सारे एक साथ कहाँ पे मिलेंगे? अंडमान निकोबार में। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पे मिलेंगे? ये सबसे ज़्यादा विस्तार है भारत में इनका। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। कृषि विस्तार की तीव्र गति को देखते हुए घास क्षेत्र बायोम को भविष्य का भंडार कहा जाता है, और जलीय सतह पर फैले तेल को कहते हैं ऑयल सिल्क। पूछा गया प्रश्न है ये कि ऑयल सिल्क क्या होते हैं। तो जलीय सतह पर जो तेल फैल जाता है और तेल आप देखते हैं ऊपर तैरता रहता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑयल सिल्क बोलते हैं। फिर देखिए, भारतीय वनस्पतियों के लिए रेड डेटा बुक प्रकाशित किया जाता है, और यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तृतीय राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना की अवधि पूछी गई है, कब से कब तक है? तो ये 2017 से 2031 तक है। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को पहली बार जारी किया गया था 1982 में। इंदिरा गांधी वन्य अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है टॉप स्लिप के नाम से। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, कौन कौन से? पहला तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क अर्थात राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा गया है। यह है हेमिस नेशनल पार्क या फिर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख लेह में पड़ता है। और देश का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के अनुसार, वो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। और जो भारत का ओशनिक नेशनल पार्क है, ये कच्छ गुजरात में स्थित है। इसके साथ साथ सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं वो भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में है। सामाजिक विकास पर प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कोपेनहेगन में हुआ था। विश्व बैंक द्वारा विकसित हरित सूचकांक के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? उत्पादित संपत्ति, प्राकृतिक संपदा और मानव संसाधन। नगरीकरण के कारण सतह का जो एल्बिडो है वो हमेशा कम हो जाता है। और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रथम बार जो धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था, वो वर्ष 2011-12 में प्रकाशित हुए आर्थिक सर्वेक्षण में जोड़ा गया था। विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन नवंबर 2010 में हुआ था, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। गंगा बाढ़ आयोग की स्थापना 1978 में हुई थी, बिहार की राजधानी पटना में। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी 1980 दिल्ली में। अगला फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है कि जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाया जाता है, लेकिन इसके किस भाग से बायोफ्यूल मिलता है ये याद कर लीजिए, तो जेट्रोफा के बीजों से। अब आप देखिए, एंडोसल्फान एक कीटनाशी है, ये भी पूछा गया है। और चमगादड़ को प्रकृति का रेडार भी कहा जाता है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह कश्मीरी हिरण अर्थात हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला उद्यान भागलपुर में है, ये बिहार में स्थित है, जो गंगा नदी डॉल्फिन है इनके लिए प्रसिद्ध है। केला मेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि पेलिकन और समुद्री पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट टेबल में हमें पढ़ना है वनस्पतियों से मिलने वाली औषधियाँ। तो वनस्पति के स्रोत क्या क्या है वो देखेंगे, कौन सी औषधि मिल रही है और इसके साथ साथ इनका क्या उपयोग है। जैसे कि कैफीन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, तो ये कैफीन का स्रोत क्या है? चाय और कॉफ़ी। अब इसका उपयोग किस में होता है? तो ये एक मनोस्फूर्तिदायक या फिर साइको एक्टिव उत्तेजक औषधि है, जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली ये होती है। टेट्रासाइक्लिन के बारे में याद कर लीजिए, बैक्टीरियम से मिलता है, कई बार पूछा गया है। टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियम से मिलता है और ये कैसा है? जीवाणुनाशक होता है।
पेनिसिलियम मिलता है। पेनिसिलियम ये एक तरह का कवक है अर्थात फंजाई है। ये किस लिए उपयोग होता है? ये जीवाणुनाशक और जीवाणुरोधी। आपने इसको एंटीबायोटिक सुना है ना, उसी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये जीवाणुनाशक का अर्थ है एंटीबायोटिक। पपेन मिलता है पपीता से। और आप देखते हैं जिनका भी पाचन या पेट संबंधी कोई समस्या होती है तो डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं पपीता खाने के लिए, क्योंकि ये अत्यधिक पाचक होता है। तो जिन्हें भी पेट की समस्या है उनके लिए पपीता बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो वहाँ उसमें मिलता है पपेन। मार्फिन, इसका स्रोत है पोस्ता। पोस्ता से मार्फिन निकाला जाता है। ये पीड़ाहारी या फिर दर्द निवारक होता है। मेंथॉल है, ये मिलता है मेंथा से। बाहरी त्वचा पर लगाने से दर्द ये कम करता है। एट्रोपिन कई बार पूछा गया है, बेलाडोना से मिलता है। ये एक प्रकार का दर्द निवारक है। कुनैन सिनकोना की छाल से मिलता है। और कुनैन का प्रयोग किया जाता है मलेरिया का जो ज्वर आता है उससे। और अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे मलेरिया का कॉजिंग एजेंट क्या है। फिर देखिए कोकेन है। कोकेन मिलता है कोको से। ये पीड़ाहारी है और संवेदनहारी है। फिर है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। सिनकोना पेड़ की छाल से मिलता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और ये भी मलेरिया रोधी दवा है। और जैसा कि मैंने आप लोग से पूछा है मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये कुछ वनस्पतियाँ हैं और इनसे मिलने वाली औषधियाँ हैं। अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि औषधियाँ कहाँ से मिलती हैं, इनका शोध क्या है, या तो मैच द फॉलोइंग में आएगा। इसके साथ साथ इनके उपयोग। तो इन्वायरमेंट में हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं अभी तक। आप देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, नेशनल पार्क हो गए हैं, टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं, इम्पॉर्टेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर मैंने करा दिए हैं। और आज के जो टॉपिक कवर किए हम लोगों ने वो। इससे पहले मैंने आप लोग को रामसर साइट्स पढ़ा रखी हैं, लेकिन अभी और रामसर साइट्स ऐड हो गई हैं। टोटल 80 हो गई हैं इंडिया में रामसर साइट्स। तो अगली क्लास में कोशिश करेंगे हम लोग सारी रामसर साइट्स कंप्लीट कर लें। और यूपी में 10 हैं जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं और इनको बार बार याद करना है, इनका लोकेशन भी याद करना है। जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो ध्यान से देखिए। वो सारी क्लासेस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अभी मैं उनका रिवीजन करा रही थी तो मैं एक बार फिर से करा दूंगी। और अभी यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री एग्ज़ाम होना है, आरओ का भी होना है, इसके लिए मैं अब न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। ये डे वाइज सीरीज़ में ही चलेगी, लेकिन अब मैं नए तरीके से नए सिरे से पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। तो जो भी बच्चे अभी 1-2 दिन जो अभी क्लासेस बंक कर रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं या फिर बिल्कुल पढ़ाई छोड़ रखी है, तो छोड़िए नहीं, अपना समय ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपकी पढ़ाई ब्रेक हो गई तो फिर आसानी से आप नहीं कर पाएंगे। वक्त ज़रूर मिला है पर कंपटीशन भी उतना ज़्यादा है। तो अच्छे से पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। बहुत से लोग कमेंट्स के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं, लगातार बात करते रहते हैं, अपने सजेशन भी आप लोग देते रहते हो और मैं उसे ज़रूर फॉलो करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि वो टॉपिक आपके कंप्लीट करा दूँ। कुछ भी सुझाव है आपके, आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या फिर आप किस तरीके से आगे की क्लासेस करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे से हम लोग उसी तरह से फॉलो करेंगे। और रात की जो 9 बजे वाली क्लास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, उसको करते रहिए। एक साथ आप 1000 क्वेश्चन पढ़ने आओगे 10-15 दिन में, फिर नहीं हो पाता है। और अगर आप 1-1 हज़ार क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने, आप देखिएगा एग्ज़ाम तक मैं बहुत से क्वेश्चन करा दूंगी। डेली 20-30 क्वेश्चन सही से हल कर पा रहे हो ना, तो वो आपके लिए क्या होंगे, एक बार आप प्रिपेयर कर लोगे फिर वो गलत नहीं होंगे। तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। अब जैसा भी आपको बेहतर लगे, मेरा काम है आपको अच्छे से गाइड करके क्लासेस देना। तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।